हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न विद बेनी में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के अंदर इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था ना, उससे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो उससे हमको जनरल आइडिया लग जाए कि भी हमें अभी आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ा है, संविधान सभा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जो संविधान सभा है उसका बनाने का आइडिया हमने कहाँ से लिया, कितनी रिपोर्ट्स बनी, कौन कौन उसके अध्यक्ष बने, कौन कौन सी उनके लिए समितियाँ बनी, कितनी समितियाँ बनी। तो संविधान सभा जो हम लोगों ने सबसे पहले संविधान सभा बनाने के लिए क्या किया था कि 1895 के अंदर किसने, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। उसके बाद में 1934 के अंदर किसने बोला, एम एन रॉय साहब ने। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने बोला। ठीक है, फिर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के 1935 के अंदर क्या बना दी, एक ऑफिशियल डिमांड कर दी। उसके बाद में 1938 में क्या आ गई, नेहरू की एक रिपोर्ट आ गई। नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं इसको, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, 1938 में आई। इन्होंने क्या कहा कि जो हम लोग सभा बनाएंगे ना, ये जो संविधान सभा का निर्माण करेंगे, तो वो हम लोग मताधिकार के हिसाब से करेंगे कि ठीक है, वोटिंग कराई जाएगी कि वोटिंग के आधार पे हम लोग संविधान सभा के सदस्य चुनेंगे। और इसमें किसी भी बाहरी देश का कोई लेना देना नहीं होगा। हमारी संविधान सभा है, हम अपनी संविधान सभा हमारी स्वेच्छा के अनुसार चुनेंगे। और नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे जो मुख्य पॉइंट्स थे, जो संविधान बनाने के लिए बहुत आवश्यक थे, उनका वर्णन किया उन्होंने कि ये पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें लेने चाहिए। जैसे प्रस्तावना से रिलेटेड उन्होंने बोला है, मौलिक कर्तव्य के रिलेटेड, मूल अधिकारों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने 1938 में अपनी रिपोर्ट के बारे में बोला था, जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या हो गया 1940 के अंदर, इसके बाद क्या हुआ कि 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान ली, इन सभी मांगों को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। ठीक है, तो मान लिया, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव बोल दिया है कि उन्होंने 1940 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने मान ली हमारी सारी मांगे। फिर उन्होंने क्या किया, मानने के बाद में 1942 में, ठीक है, एक भेजा क्रिप्स मिशन। 1942 के अंदर उन्होंने क्या भेजा, एक क्रिप्स मिशन भेजा। ये एक, इसमें क्या था क्रिप्स मिशन, यानी कि क्रिप्स नाम का एक आदमी था जो ब्रिटेन, जो यूके था ना उस समय का, जो अंग्रेजी शासन चलता था वहाँ से, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का एक मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, मंत्री था। ठीक है, क्रिप्स वो आया यहाँ पे क्या करने, कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव भेजा कि हम बताएंगे आपको कि कैसे संविधान सभा बनानी है। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप लेके ये बंदा आया। इसको क्या किया भाई, मुस्लिम लीग ने इसको हटा दिया, भाई आपका कोई काम नहीं है। तो मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार ही नहीं किया। इसको अस्वीकार किसने कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग के सदस्यों ने। ठीक है, कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो ये प्रस्ताव तो हो गया कैंसिल, इसका तो कोई काम ही नहीं रहा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 1946 में एक कैबिनेट मिशन और आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, अलेक्जेंडर हो गए, लॉरेंस हो गए, ये सारे उसके अंदर 3 सदस्यों की टीम आई थी, जिसने संविधान सभा का निर्माण करवाना था भारत के अंदर। ठीक है, अब 1946 में ये प्रारूप, एक तो संविधान सभा का प्रारूप तो तैयार हो गया। अब संविधान सभा का प्रारूप तैयार हो गया, उसके अंदर कितने सदस्य, सबसे पहले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। ठीक है, लिया गया, निर्वाचित तो उस समय कहाँ किया जाएगा, बस मनोनीत किया गया टाइप ऑफ। तो टोटल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे संविधान सभा के अंदर। ठीक है, और बाद के अंदर पाकिस्तान बनाने के लिए जो मुस्लिम लीग थी, उसके कुछ सदस्य अलग हो गए। तो पाकिस्तान के अलग होने के बाद में हमारे पास सदस्य बचे 299। ठीक है, ये 299 सदस्य बचे। इन्होंने ही संविधान सभा में यही सदस्य निर्वाचित हुए थे। ठीक है, संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए, पहले 299, और इन्हीं में से 284 लोगों ने साइन किए थे संविधान बनने के बाद में संविधान के ऊपर, कि हम लोग इस संविधान को मान्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई थी हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लोग, इसके बाद में क्या आया कि जो संविधान सभा बनी ना, तो उसका जो प्रारूप समिति थी, कि प्रारूप कैसे बने, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं उसको, ड्राफ्टिंग वाली। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हमने बोला था, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, B.R. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो पहली मीटिंग कब हुई, संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। उसकी जो अध्यक्षता है वो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी।
उसके 2 दिन के बाद में ही 11 दिसंबर को फिर से हुई, ठीक है, मीटिंग, दूसरी मीटिंग हुई। उसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष चुन लिया इस सभा का। तो ये सभा बन गई। इस सभा बनने के बाद में क्या हुआ कि कितना टाइम लगा हमको संविधान बनाने में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमको संविधान बनाने में, ठीक है। संविधान बन के किस दिन को तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। इसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। और जो संविधान समिति के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर को, उनका संविधान का निर्माता या संविधान का पिता भी कहते हैं उनको, ठीक है, ये बात याद रखना आप। उसके अब जो 26 नवंबर को बन तो गया, लेकिन हम लोगों ने 26 नवंबर को सारा संविधान के सारे रूल लागू नहीं किए। कुछ रूल लागू हो गए। कुछ रूल कौन कौन से थे, जैसे कि नागरिकता से संबंधित हो गए, चुनाव से रिलेटेड हो गए, ये तो लागू हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो मेन थे, जितने भी सारे और रूल थे, वो लागू नहीं हुए थे उसमें, क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्ट 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को सारे रूल लागू कर दिए। सारे लोग यानी संविधान को हम लोगों ने उस दिन फोर्सफुली लागू कर दिया, यानी फोर्स से लागू कर दिया, ठीक, फोर्सफुली नहीं होता, लागू कर दिया मतलब उसको। तो क्यों किया था, क्योंकि ये जो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे, और किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसलिए ये दिन खास था, तो इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक, गणतंत्र दिवस कहते हैं। इसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़ी थी उस समय कि हमारे के पास में कितनी समितियां थी, 13 टोटल समितियां थी। उसमें बड़ी बड़ी 7 समितियां मैंने उस दिन आपको बताई थी। यानी कि जो केंद्र से रिलेटेड है, केंद्र शक्ति वाली आ जाएगी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आ जाएगी। संघ से रिलेटेड है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, राज्य से रिलेटेड है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आ जाएगी। उसके बाद में जो अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है, अल्पसंख्यक हो गए, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हो गए, उसका अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो ऐसे ही वो जो 7 कमेटियां थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे ना, ये पिछली क्लास के कवर हो गए। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का जो आगे का, उसके आगे जो पढ़ाना है हमको, वो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी बता दिया है कि नेहरू रिपोर्ट की थी, कि नेहरू रिपोर्ट 1938 में नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाई हम स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण हम लोग मताधिकार के हिसाब से करेंगे। और मताधिकार के हिसाब से हम लोग क्या चुनेंगे, पहले तो संविधान सभा चुनेंगे, और संविधान सभा जो चुनी जाएगी वही है, वो देश का संविधान बनाएगी। इसमें किसी दूसरे का बाहरी हाथ नहीं होगा, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। और उन्होंने बहुत सारे रूल रेगुलेशन भी बताए थे कि उनमें से कुछ रूल रेगुलेशन को लिया भी गया संविधान में। उसको हम लोगों ने क्या बोला था, नेहरू रिपोर्ट 1938 में आई थी। इसके बाद में हमने अभी बताया था कि उसके जस्ट बाद में अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो हमने 1935 के अंदर ऑफिशियल डिमांड की थी ना, भाई हमें संविधान सभा बनानी है, हमारा खुद का संविधान बनाना है, तो उसको उन्होंने मान लिया था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव आ गया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, रिटर्न में 1942 को क्रिप्स मिशन भेजा, यानी कि एक क्रिप्स नाम का एक उनका मंत्री था, मंत्रिमंडल का सदस्य था, उसको भारत भेजा संविधान सभा का प्रस्ताव लेकर के, और उसको ठुकरा दिया गया कंप्लीटली। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग ने उसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं कि भाई संविधान सभा जब बन गई, आप ये तो जानते हो कि जब भी कोई नई चीज़ बनती है, चाहे संविधान सभा बनो, चाहे कुछ भी बनो, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, उसकी आलोचना तो होती ही होती है, चाहे कितनी भी अच्छी हो, लोग उसमें कमियां ढूंढ ही लेंगे। तो इसके अंदर भी ढूंढ ली गई। तो वो कौन कौन सी कमियां थी, कि पहला क्या था कि संविधान सभा जब बनी गई ना, तो उसके अंदर पहला उन्होंने बोल दिया कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो 1938 में बोला था कि हम लोग सारे के सारे मताधिकार से संविधान सभा के सदस्य को चुनेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सदस्य मताधिकार से चुने ही नहीं गए। पहली आलोचना ये कर दी कि उन्होंने तो बस 10 लाख के ऊपर एक आदमी को ले लिया रियासतों से, उन्होंने वहाँ से प्रांतों से, और चुना नहीं गया, लेकिन चुनाव हुए ही नहीं। दूसरा उन्होंने कमी क्या निकाल दी, कि संप्रभुता का अभाव था। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, कि सिर्फ वहाँ पे खुद की चलेगी, कि हम पूरी अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से काम करें, ठीक है। संप्रभुता का मतलब हो गया कि अपनी संप्रभुता बना करके रखना, यदि अपनी स्वतंत्रता, किसी की दबाव में ना आकर के। लेकिन इन्होंने बोला कि जब संविधान सभा की कोई भी मीटिंग होती थी ना, तो हम लोग ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेते थे। कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खासकर नेता,
वही थी उस समय पावर में, तो उसके जो लगभग नेता थे वो ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेते संविधान सभा की मीटिंग होने से पहले। तो संप्रभुता का तो अभाव हो गया, क्या उन्होंने बोल दिया। तीसरा उन्होंने क्या बोला कि भी समय की हुई बर्बादी। क्यों हुई समय की बर्बादी? हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है, 18 दिन का समय लगा। लेकिन इन्होंने, कुछ लोगों ने तर्क दिया कि भाई हमारा संविधान इतना लंबा टाइम के बाद में बना, लेकिन अमेरिका का संविधान सिर्फ 4 महीने में बन के तैयार हो गया था। तो इन्होंने बोल दिया कि आपने समय की बर्बादी की, बहुत ज़्यादा समय लिया। चौथा पॉइंट क्या था कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। ये तो सही बात है कि जो पूरे की पूरी संविधान सभा थी उसमें कांग्रेसी सदस्य सबसे अधिक थे, ठीक है, जैसे 299 सदस्य थे तो उसमें बहुत ज़्यादा कांग्रेसी सदस्य थे। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि संविधान सभा में कांग्रेसी पार्टी के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने संविधान विशेषज्ञ, ब्रिटिश सरकार के अंदर एक संविधान विशेषज्ञ बैठते थे जिनका नाम था ग्रेनविले ऑस्टिन। उन्होंने क्या कहा था कि सभा ही, जो संविधान सभा है वही तो कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उनका ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, क्योंकि कांग्रेस के ही सदस्य थे चारों तरफ से, उन्हीं की चलती थी। उसका अगला पॉइंट उन्होंने, कुछ लोगों ने क्या दे दिया कि हिंदुत्व का प्रभुत्व था। इन्होंने बोला कि ये जो संविधान सभा थी ने, इसके अंदर का ज़्यादातर सदस्य कौन है? हिंदू धर्म के हैं, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर सदस्य हिंदू धर्म के हैं। तो कुछ लोगों ने इसको हिंदुओं का निकाय भी बोल दिया संविधान सभा को, जो कि सही नहीं था, लेकिन उस समय के लोगों ने आलोचना के तौर पर इसको बोला गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो होगी आलोचनाएं। अब संविधान सभा जो बन के तैयार हो गई, संविधान सभा ने संविधान बना दिया हमारा, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी हमारे संविधान की? बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेषताएं थी, बहुत। तो हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहली विशेषता थी कि हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ये दो संविधानों का मिक्सचर है। वैसे तो बहुत सारी जगहों से हमने अलग अलग चीज़ें ली है, लेकिन मेन रूप से एक तो यूएसए, जिसको हम लोग अमेरिका कहते हैं, दूसरा है ब्रिटेन, ठीक है। इन दोनों का मिला करके हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमने मिला करके संविधान के अंदर ली थी, ठीक है। यूएसए से तो रिटर्न लिया हमने, इन्होंने लिखा हुआ संविधान था इनका, ठीक है। और यहाँ से हमने ब्रिटिश सरकार से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली थी। जैसे हम लोगों ने संसदीय प्रणाली ली कि भाई एक लोकसभा होनी चाहिए, एक राज्यसभा होनी चाहिए, पीएम की कुर्सी ली, प्रेसिडेंट की कुर्सी ली, ठीक है। ये हो गए सारे, मंत्रिमंडल लिया यहाँ से हम लोगों ने। एकल नागरिकता की भी ली। एकल नागरिकता यानी कि एक देश में एक आदमी की एक ही देश के लिए, केवल अगर वो भारत का सदस्य है तो वो भारत का ही सदस्य है, एक बार में दो देशों का सदस्य नहीं हो सकता, नागरिक नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली थी, ठीक है। जैसे इसमें लिख रखा है हम लोगों ने कि इसको, अच्छा फिर जो हमारा सबसे बड़ा संविधान है तो उसके अंदर कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे? उसमें 395 अनुच्छेद बने थे, तब 395 अनुच्छेद थे। इनको 22 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था और उसके अलावा 8 अनुसूचियाँ भी थी, ठीक है। आज 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था भारत के, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके वहाँ का अपना अलग संविधान है, ये पूछा भी जाएगा। हाल ही में तो वहाँ पे 2019 के अंदर हम लोगों ने 370 आर्टिकल हटा दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन इससे पहले 2019 से पहले वहाँ का जो संविधान था वो अलग तरह से काम करता था। और वहाँ पे मतलब जो वहाँ का जम्मू कश्मीर का सदस्य था ना, उसके लिए एकल नागरिकता भी नहीं लगती थी, उनकी ड्वेल नागरिकता होती थी, यानी द्विपक्षीय, ठीक है। क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे, उनकी भी अलग से नागरिकता चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, और वो भारत के भी नागरिक थे, तो जम्मू कश्मीर में एकल नागरिकता नहीं थी। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि जो अभी वर्तमान के अंदर कितने अनुच्छेद हो गए हैं बढ़ बढ़ के, अभी हम लोग क्या करें, संविधान के अंदर संशोधन करते रहते हैं, ठीक है। तो संविधान में हम लोग अभी 100 से ऊपर संशोधन कर चुके हैं, तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या तो बढ़ेगी। तो अनुच्छेदों की संख्या 395 से बढ़ करके 448 हो गई है, जिनको 25 भागों में बांट दिया गया है। और अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी और अब 12 कर दी गई है, उनको बढ़ा करके, ठीक है। उनके अंदर संविधान संशोधन कर करके हम लोगों ने उनको संख्या बढ़ा दी है, 12 कर दी गई है। अब जो दूसरा पार्ट है, हमारी विशेषता क्या है भारत के संविधान की, कि भारत का जो संविधान है वो ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। कठोर का मतलब क्या है भाई? कठोर, सबसे कठोर जो हम लोग बोल रहे हैं कि कठोर का मतलब क्या होता है, तो कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का, ठीक है। कठोर संविधान होता है अमेरिका का। वहाँ पे जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, उनको बनाने के लिए बहुत ही कठिन प्रणाली होती है।
और लचीला यानी कि बहुत ही इजी वे में होते हैं सारे काम, जो नॉर्मल हमारे इलेक्शन होते हैं उसके हिसाब से किया जाता है, नॉर्मल वोटिंग के जरिए वो होता है। ब्रिटेन में तो लचीला हो गया ब्रिटेन का, लेकिन हम दोनों ने इन दोनों का मिक्सचर लिया है, ना तो हमने यूएसए का लिया है ना ही हम लोगों ने ब्रिटेन का, दोनों का आधा आधा लिया है। तो ना तो हमारा संविधान कठोर है ना ही लचीला, ये एक मिश्रित प्रकार का संविधान है जो हमने अमेरिका और ब्रिटेन के मिश्रण से लिया है। अब जो हम लोग विशेष कानून होते हैं, कुछ भारत के अंदर सिंपल कानून बनाए जाते हैं ना, जो सीधे से कानून होते हैं, उनको तो संसद के अंदर सीधी वोटिंग होती है ना, कि भी संसद में 50% से अधिक वोटिंग जिसको मिल गई वो कानून पारित हो जाएगा। लेकिन कुछ होते हैं कानून विशेष कानून, उनके लिए अलग से वोटिंग चाहिए होती है। अब विशेष कानून के अंदर एक दायरे में आता है, जैसे कि विशेष कानून को बनाने के लिए जो दोनों सदन होते हैं, दोनों सदन कौन कौन से, एक राज्यसभा एक लोकसभा में उपस्थित जितने भी सदस्य होते हैं उस दिन के, उनमें से 2/3 सदस्य, ठीक है, जितने दोनों में मिला के 2/3 सदस्य होते हैं। जैसे मान लिया मैंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके मेरे पास में 542 सदस्य है, तो उनका 2/3, और 542 में 542 ही आज उपस्थित है, तो उनका 2/3 सदस्य होते हैं, उनके वोटिंग होना जरूरी है, तब वो जाकर के कानून बन जाएगा। और अगर राज्यसभा और लोकसभा को अलग अलग इनकी वोटिंग करें, तो राज्यसभा के जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनमें 50% से अधिक वोटिंग हो जानी चाहिए एक पक्ष में, और ऐसे ही लोकसभा से भी 50% से ज़्यादा लोग इसमें वोटिंग करनी चाहिए एक तरफ से, तभी उनको क्या है कि वो नियम लागू किया जाएगा, ठीक है, वो संशोधन मान लिया जाएगा। अगर ऐसे ही, ये तो हो गया अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र के लिए अगर कोई कानून बना रहे हैं ना, तो उसमें ये रूल लागू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग राज्य से संबंधित कानून बना रहे हैं ना, तो राज्य से संबंधित कानून बना रहे तो विशेष वोटिंग तो विशेष वोटिंग ही रहेगी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उपस्थित सदस्यों का तो 2/3 ही बहुमत चाहिए हमको। लेकिन इसके अलावा जो राज्य की विधानसभा होती है ना, जो राज्य की क्या होती है, विधानसभा होती है, उसका भी 50% से ज़्यादा, उसके भी उपस्थित सदस्य जितने बचे हैं उसका 50% से ज़्यादा वोटिंग में भाग लेना चाहिए, ठीक है, वोटिंग कर दे, तभी वो जो नियम है, जो भी हम लोग रूल बनाते हैं, जो संशोधन किया है वो मान्य होगा, ठीक है। ये दो हो गए। इसके अलावा जो तीसरी हमारी विशेषता थी वो क्या थी कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब हमारे हो गए कोर्ट, हो गए सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सारे कोर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, इन जो सरकार हमारी केंद्र सरकार चलती है ना नेताओं, उनसे अलग होती है, उनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम लोग न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ पे न्यायालय सबके लिए सेम न्याय करता है, ठीक है, न्यायालय में सबके लिए सेम न्याय होता है, चाहे आम नागरिक जाए चाहे कोई और जाए, कितना बड़ा। तो न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया इन सब चीज़ों से। तो न्यायपालिका में के न्यायालय को कई भागों में विभाजित कर दिया गया। सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो हमको पता है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय, हमारा उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है, हमारा उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। और जो उच्चतम न्यायालय थे उसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय आते हैं, वो हर जो राज्य होता है उसके अंदर अपना उच्च न्यायालय होता है। भारत में अभी कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। और उच्च न्यायालय के नीचे कौन से आ गए, जिला के न्यायालय आ जाएंगे, जो जिले में जितने भी जो एक्टिविटीज हो रहे हैं उनके अंदर न्याय व्यवस्था को बनाए रखते हैं, ठीक है। अभी चौथी विशेषता क्या है कि जो सरकार हमारी होती है ना, जो हमारी गवर्नमेंट चल रही थी वो संसदीय रूप में होती है, ठीक है, संसद के रूप में चलती है। संसद यानी कि संसद को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तरफ होती है लोकसभा और दूसरी तरफ होती है राज्यसभा, इसी को संसद कहते हैं, ठीक है, राज्यसभा। और ये जो नियम होता है ना कि संसद दो भागों में विभाजित होनी चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है, कि भाई संसद प्रकार की प्रणाली होती है जिसमें एक लोकसभा होती है एक राज्यसभा होती है, ठीक है। और जो लोकसभा होती है ना वो ज़्यादा पावरफुल होती है, इसमें क्या होती है, पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, मेन अध्यक्ष किसको माना जाता है, वो होता है पीएम, प्रधानमंत्री होता है। और राज्यसभा का जो स्पीकर होता है या फिर अध्यक्ष होता है वो किसको माना जाता है, राज्यसभा का स्पीकर या अध्यक्ष किसको, एक्स ऑफिसो चेयरमैन किसको माना जाता है, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष किसको माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम हो गया कि संसदीय प्रणाली होती है, उसके अंदर हमारी दो सभाएं होती है, एक राज्यसभा होती है दूसरी लोकसभा होती है। और हमारे संविधान की संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। और जो लोकसभा होती है ना, उसको आपातकाल इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है तो उसमें लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को हटा सकता है, लेकिन हम लोग राज्यसभा को कभी नहीं हटा सकते।
कोई भी राज्यसभा को तो हटा ही नहीं सकता। हम लोग लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं हटाया जा सकता। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है। तो अगला जो विशेषता है वो कौन सी विशेषता है कि संघीय प्रणाली, जो संघीय व्यवस्था होती है। संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि राज्यों का संघ है। भारत को हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा से, राज्यों का संघ है, यानी बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ठीक है, तो बहुत सारे राज्यों से मिलकर के बना हुआ है ये। इसके अंदर अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या हैं, यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये राज्यों का संघ ही तो है हमारा भारत। राज्यों का संघ नाम बोला गया था किसमें, अनुच्छेद 1 में। आर्टिकल जो पहला है ना, अनुच्छेद 1 के अंदर ये नाम दिया गया था कि राज्यों का संघ होता है, भारत को राज्यों का संघ बोला गया था। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का तो अधिकार है ही नहीं। अपनी इच्छा से कोई भी राज्य कल को अलग होना चाहिए कि हम तो अलग देश बनाएंगे, तो वो उनके पास में अधिकार है नहीं, ठीक है। इसके आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है ना हमारे संविधान की, वो है मौलिक अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है हमको हमारे संविधान के अंदर। पहला मौलिक अधिकार कौन सा होता है, समानता का अधिकार। समानता यानी सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी की बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो नौकरी की बात कर रहे हो या फिर किसी और शिक्षा के क्षेत्र में भी समानता मिलनी चाहिए उनको। लिंग जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे उनको अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ये सारे होते हैं वो समानता के अधिकार में आते हैं, 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में होते हैं। अगला आता है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी को भी कहीं भी खड़े होकर के बोलने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर के 22 तक अनुच्छेद सारे आते हैं, ठीक है। उनमें क्या आता है कि कहीं आप कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता होती है आपके पास में, कहीं भी भारत के अंदर रहने की, कहीं भी रहने की व्यवस्था होती है, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी शहर के अंदर जा कर के रह सकते हैं, ठीक है। रहने की व्यवस्था होती है, कहीं भी आप जाके भारत की टेरिटरी के अंदर आप कहीं भी घूम भी सकते हैं, भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक नहीं लगाती। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। आपको जीने का अधिकार भी इसी के अंदर मिलता है, आपकी प्रतिरक्षा करने का अधिकार, आपको रक्षा करने का अधिकार भी इसी के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए स्वतंत्रता से रिलेटेड। अब तीसरा हमारे पास कौन सा था, तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या आता है कि 23 और 24 नंबर आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार को दर्शाते हैं। अब शोषण क्या होता है कि बच्चों का, 14 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको कारखानों के अंदर काम लगाए रखते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में, बहुत सारे कारखानों के अंदर 14 साल से छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, ये गैर हो गया है काम, ठीक है। ये काम नहीं होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता, मौलिक अधिकारों को दर्शाता है। हमारे पास मौलिक अधिकार है कि 14 साल से छोटे बच्चे अगर हम हैं या कोई और है तो उसको काम करना नहीं होगा कारखानों के अंदर, ठीक है। वो उनका शोषण हो रहा है, तो शोषण के विरुद्ध तो उनको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अगला अधिकार क्या आता है, अगला अधिकार आता है हमारे पास में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग किसी भी धर्म की पालना कर सकते हैं, हम लोग किसी भी धर्म के फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए चंदा वगैरह दे सकते हैं। हम लोग किसी भी, जो हमारा शैक्षणिक संस्थान है ना, पढ़ने का कॉलेज हो गया, विद्यालय हो गया, उसके अंदर अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है किसी भी संस्कृति से रिलेटेड, तो हम लोग उसके अंदर भाग ले सकते हैं। हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का। इसका अगला क्या देगा, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। सभी को समान शिक्षा का अधिकार होता है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को कंपलसरी कर दिया गया है, यानी उनका पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी एक अनुच्छेद के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगला क्या हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो आर्टिकल 32 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आर्टिकल 32 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्यों के अंदर, क्योंकि ये जो है वो सारे जो पीछे के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। आर्टिकल 32 को लेकर के
अगर हमारे साथ मौलिक अधिकारों में कोई जो मौलिक अधिकार है हमारे पास उसके अंदर छेड़खानी होती है, यानी कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं पे बोलने का अधिकार है, हम लोग कहीं पे प्रेस के अंदर बोल रहे थे, किसी ने हमको पकड़ लिया, तो हम आर्टिकल 32 का यूज करके सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधा का सीधा उच्चतम न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। ये हमारा अधिकार होता है कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों के साथ में छेड़खानी हुई है या उनका हनन हुआ है, तो हम लोग आर्टिकल 32 के थ्रू सीधा का सीधा उच्चतम न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हैं। ठीक है। अब अगली विशेषता क्या होती है, एकल नागरिकता। भारत के अंदर मैंने पहले ही बताया था, भारत के अंदर क्या है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप केवल और केवल अगर भारत के नागरिक हैं तो आप दूसरे किसी देश के नागरिक नहीं हो सकते, और अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक नहीं हो सकते फिर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके बाकी सभी में एकल नागरिकता है, जम्मू और कश्मीर में एकल नागरिकता नहीं है। और जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है ना, कि एक नागरिकता हम लोगों ने कौन कौन से रूल कहाँ से बनाएंगे, ये नागरिकता का जो पूरा का पूरा नियम है जो संविधान में हम लोगों ने लिया है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये फिर से हमने ब्रिटेन से लिया है एकल नागरिकता का। ठीक है। क्योंकि अमेरिका के अंदर क्योंकि अमेरिका के अंदर तो भैया दो उनको नागरिकताएं दी जाती है, एक तो उनके राज्य की नागरिकता और एक अमेरिका खुद की देश की नागरिकता दी जाती है। उनको दो नागरिकताएं दी जाती हैं अमेरिका के लोगों को। लेकिन ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, तो हम लोगों ने ब्रिटेन से ले ली कि भाई हमारे देश में तो एकल नागरिकता ही है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जम्मू कश्मीर में एकल नागरिकता नहीं है। उसके अलावा क्या होता है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ठीक है। वो किसके अनुसार, आर्टिकल 44 के अनुसार सभी के एक जैसे कोड होने चाहिए, सभी में समानता होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके अलावा अगला क्या आ गया, अगला जो विशेषता है उसकी 9 नंबर, उसमें क्या होता है कि वयस्क मताधिकार, यानी कि हमें वोटिंग करने का अधिकार कब मिलता है, जब हम 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं तो हमारा वोटिंग कार्ड बन जाता है और हम लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन 1989 से पहले ये जो उम्र थी वो 21 साल थी। वोट करने की पहले उम्र क्या थी, 21 साल थी 1989 की। बाद में 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें 21 साल से घटाकर हम लोगों ने 18 साल की उम्र कर दी वोटिंग करने की। ठीक है। मतदान डालने की उम्र हमने घटा करके 18 साल कर दी। और मतदान डालते हैं ना, तो उसमें कोई भी धर्म जाति का या किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं होता है, बिना भेदभाव के हम लोग मतदान करने का अधिकार है हमारे सबके पास में। ठीक है। अब अगला क्या विशेषता है, अगली विशेषता है कि स्वतंत्र निकाय। भारत के अंदर जो कार्यपालिका है, नगर पालिका है, विधायिका है, ये चुनाव आयोग है। जितने भी चुनाव आयोग बहुत सारे चुनाव कराता है, राष्ट्रपति के चुनाव वो करवाता है। ठीक है। प्रधान राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव वो करवाता है। उसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, वो जो सारे चुनाव होते हैं, राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव होते हैं, विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव होते हैं, तो वो सारे के सारे जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। और जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है, या फिर जो सिविल सर्विसेज होती हैं, लोक सेवा आयोग होते हैं, वो राज्यों के भी होते हैं, जैसे राजस्थान का आरपीएससी है। ठीक है। तो ये भी पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं काम करने के लिए। ठीक है। इनके ऊपर सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है इनका। अगला जो हम लोग विशेषता पढ़ेंगे वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हम लोगों ने, एक देश नाम है उसका आयरलैंड, वहाँ से हम लोगों ने लिए थे। ठीक है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हमारे संविधान के अंदर। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग श्रमिकों को काम देना बहुत ज़रूरी है, ये बातें बोली गई हैं इसके अंदर, अनुच्छेदों के अंदर है कि भाई श्रमिकों को काम मिलना चाहिए, उनको उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, सभी लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार है, सभी को जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं ना, हमारी विरासतें हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारी विरासतें हैं, जैसे हवा महल हो गया, ताजमहल हो गया, इनकी धरोहरों की रक्षा करना भी से भी इसी संबंधित होते हैं। इसमें भी पशुपालन से संबंधित होता है, चिकित्सा से संबंधित होते हैं, पंचायत से संबंधित, और एकल नागरिकता और जो नागरिकता संहिता है उससे संबंधित सारी जो सूचनाएं होती हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल होती हैं। ठीक है। और ये भाग 4 के अंदर बताए गए आर्टिकल, जो हमारे अनुच्छेद पढ़ेंगे उसके भाग 4 में सम्मिलित होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ, अनुच्छेद 36 से लेकर के और अनुच्छेद 51 तक।
भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन हमको मिलता है, और ये किससे संबंधित है ये मैंने आपको बता दिया है। अब अगला पार्ट क्या होता है, अगला पार्ट है मौलिक कर्तव्य। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10, लेकिन 1976 में आपातकाल के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने एक 11वां अधिकार और जोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने नहीं, ये जो 11वां अधिकार है ना वो 1976 के अंदर नहीं जुड़ा था। 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तब तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, क्योंकि संविधान के अंदर कहीं भी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं मिलता है। जब हम लोगों ने संविधान बनाया था शुरू में, उनको बाद के अंदर 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को तो जोड़ा गया था। पहले मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे तब कितने थे, 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब बना, जब 86वां संविधान संशोधन करवाया गया 2002 के अंदर। उसमें हम लोगों ने क्या बोला, सरकार ने कि भी 14 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलना बहुत ही अनिवार्य है। इस बात को, इस मौलिक कर्तव्य को अलग से जोड़ा गया था सन 2002 में। तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य था, 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 के अंदर जोड़े गए थे। इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। और मौलिक कर्तव्य के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये शुरू के अंदर संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। इनको बाद में एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी, हमारे अंदर एक कमेटी बनाई गई थी स्वर्ण सिंह समिति। उन्होंने बोला कि भाई मौलिक कर्तव्यों का होना बहुत ही आवश्यक है संविधान के अंदर, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में उसको जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इस समय भारत के अंदर आपातकाल लगा हुआ था भाई, और जो भारतीय संविधान के भाग 4A के अंदर अनुच्छेद 51 क के अंदर इस मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य ना यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ, जिसको आज का रसिया बोलते हैं, आज का रूस बोलते हैं ना, वहाँ से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिए थे। ठीक है, और भारतीयों का मौलिक कर्तव्य होता क्या है, मतलब मौलिक कर्तव्य से मतलब क्या है कि भारत के लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का, भारत के संविधान का आदर करना चाहिए, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए, और भाईचारे का विकास करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मौलिक कर्तव्यों के अंदर आती हैं। ठीक है, अगली विशेषता क्या है हमारे अंदर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये कहीं भी संविधान के अंदर जब लिखा गया था तब ये शब्द नहीं बोला गया था। इस शब्द को फिर से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। उस समय इमरजेंसी चल रही थी, तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होता, कि भाई सारे धर्म समान हैं। सारे धर्म क्या हैं, समान हैं। उसको हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। किसी भी एक धर्म को नहीं मानता ये, कि ये बोलते हैं सारे धर्म एक जैसे हैं, समान है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। ये संविधान संशोधन करके हमने बाद में जोड़ा था, पहले ये शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं दिया गया था। इसके अंदर कौन कौन से धर्मनिरपेक्ष जो हमारे वर्ड है इससे रिलेटेड अनुच्छेद दे रखे हैं बहुत सारे, जैसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन मिलता है कि सभी को समानता का अधिकार है हर एरिया के अंदर। ठीक है, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ये बोला है अनुच्छेद 15 के अंदर। सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, जितनी भी नौकरियां होती हैं उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 16 के अंदर बोला गया है। किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है खुली, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है, वो अनुच्छेद 25 के अंदर बोला गया है। तो ये जो सारे अनुच्छेद हैं बहुत सारे, ये धर्मनिरपेक्ष को दर्शाते हैं कि हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। आप किसी भी धर्म के स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म के फंक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो, आप वोटिंग कर सकते हैं। तो उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का बहुत बड़ा रोल है कि उनके अंदर हम लोग किसी भी धर्म में असमानता नहीं दिखाते, सारे धर्म को समान मानते हैं। ये हमारी विशेषता है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे संविधान का, वो है आपातकाल लगाना। कैसी, किस स्थिति में भारत में आपातकाल लगाए जाते हैं और कौन कौन से आपातकाल लगाए जाते हैं। अब आपातकाल क्या होता है कि जब किसी भी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में होती है ना,
तब वहाँ पे आपातकाल स्थितियों को देखते हुए आपातकाल लगाया जाता है। और आपातकाल कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। जब कब लगाया जाता है? ये जो पहला नंबर का है ना राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति के द्वारा कब लगाया जाएगा? जब देश के अंदर किसी ऊपर व दूसरे देश से आक्रमण हो जाए, या फिर अंदर ही देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, बहुत ही तकड़ा सशस्त्र विद्रोह है, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी वैसे कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए ना, तो या फिर देश में बहुत ही ज़्यादा अशांति की स्थिति हो, तो आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले कोई न कोई तो कानून बनाना पड़ेगा। तो कानून बनाने के लिए हम लोग जाते हैं संसद के पास में, और संसद में बैठते हैं दो सदन, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो इन दोनों को 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 1 महीने का। ठीक है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप 1 महीने के अंदर इस कानून को लागू कर दो, आप प्रस्ताव पारित कर दो, और फिर उस प्रस्ताव के ऊपर राष्ट्रपति अपने साइन कर देगा, सिग्नेचर करके आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, इनको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। अच्छा, जो ये आपातकाल लगाया जाता है ना, ये इसकी अवधि कितनी होती है लगाने के बाद में? इसकी अवधि होती है सिर्फ 6 महीने। ठीक है, ये 6 ही महीने तक वैलिड रहता है, 6 महीने तक ये चलता है। इसके बाद में अगर और ज़्यादा बढ़ाना है इसका कार्यकाल हम बोलते हैं भी और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अभी तक देश में अशांति बनी हुई है या फिर युद्ध चल रहा है, तो हम लोग फिर से संसद के पास में जाएंगे और संसद फिर से 1 महीने के अंदर फिर से कानून बनाएगी। और ऐसे ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी जब तक देश के अंदर शांति नहीं स्थापित हो जाती। ठीक है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसको हर 6 महीने के बाद में रिन्यू करवा देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यू करवा दिया हमने, तो हर 6 महीने के बाद में रिन्यू कराते रहते हैं, और ये अनंत काल तक चल सकता है। ठीक है, ये वाली जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय जो आपातकाल है, वो अनंत काल तक चल सकती है। बस इसकी एक कमी है कि इसको हर 6 महीने के बाद में आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा राज्यसभा लोकसभा से। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के अंदर आती है? ये जो राष्ट्रीय आपातकाल आता है ना, ये आता है अनुच्छेद 352 के अंदर। ये मैंने लिख रखा है इधर, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है, और ये 6 महीने की अवधि तक लगाया जाता है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, मैंने बता दिया आपको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके आगे क्या दे रखा है? ये वही सेम चीज़ दे रखी है कि हम लोगों ने आपातकाल लगाया कब कब था। ठीक है, भारत के अंदर आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर चुके हैं। कब कब? एक तो जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उसके बाद में 1971 में जब पाकिस्तान के साथ में हमारी लड़ाई हुई और हमने बांग्लादेश को नया देश घोषित कर दिया, नया देश बना दिया। उसके बाद में 1975 से 77 के बीच में देश के अंदर अशांति यानी सशस्त्र विद्रोह हो गया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में विद्रोह हो गया, अशांति फैल गई। इसके लिए 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया था। उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है, किस किस समय मैंने बता दिया है। 1962 में चीन ने वार किया था, तब 1971 में पाकिस्तान के साथ वार हो रहा था, और 1975 से 77 के बीच में जब देश के अंदर ही युद्ध चल रहा था। ठीक है, देश के अंदर अशांति थी। अगला क्या आता है? अगला जो दूसरा आपातकाल, पहला पढ़ दिया राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्य आपातकाल। उसको राज्य आपातकाल को हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये शब्द सुना सुना हुआ आपको लग रहा था, क्योंकि 2019 के अंदर जम्मू और कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि यहाँ पर एक तो जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी, और वहाँ पे 2 पार्टियों का गठबंधन था। ठीक है, एक की मुख्यमंत्री, वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थी? महबूबा मुफ्ती। वहाँ की मुख्यमंत्री कौन थी? महबूबा मुफ्ती। और बीजेपी के साथ में उन्होंने कर रखा था गठबंधन। लेकिन जब 2016 के बाद में उरी अटैक वगैरह हुए, ठीक है, उरी अटैक हुआ, तो उसके बाद में बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरा दी। तो वहाँ पे अब किसी का भी सरकार नहीं थी। तो वहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ के गवर्नर ने राष्ट्रपति को बोला कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करें। ठीक है,
तो जो ये राज्य के ऊपर कब होगा आपातकाल घोषित है, जब राज्य के अंदर अशांति फैल जाए, राज्य केंद्र सरकार का कहना नहीं माने किसी भी बात को लेकर के, अगर वो केंद्र का कहना नहीं मानते हैं, उनका अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन हमें मिलता है। इसको बनाने के लिए संसद को 2 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगानी है, तो केवल और केवल 30 दिन का समय मिलता है। लेकिन अगर राज्य के ऊपर आपातकाल लगाना है तो 2 महीने का समय दिया जाता है कानून बनाने के लिए संसद को। उसकी अवधि भी 6 महीने तक ही वैलिड रहता है वो, ठीक है। और भारत में अभी तक केवल सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें आज तक राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति का शासन नहीं लगाया गया है। वो पहला राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा है तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से 2 राज्य हैं? एक छत्तीसगढ़, एक तेलंगाना। यहाँ पर आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है, बाकी सब के सब राज्यों पे कभी न कभी राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इसके अलावा जो तीसरा आपातकाल आता है वो होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय का आप समझ रहे हो कि पैसों की कमी आ जाती है, जब देश के अंदर इन्फ्लेशन यानी पैसों की कमी आ जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो यह भारत में बहुत बार लगाया जा चुका है। पहले कभी कभी कमी आ जाती है, जैसे उदाहरण के लिए 1991-92 के अंदर यहाँ पे लगाए गए थे। 1991-92 में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, वित्तीय वित्तीय जोखिम हो गए थे, तो उस समय बहुत बार लगाया गया था वित्तीय आपातकाल। इसको भी संसद के द्वारा 2 महीने में पास करवाना होता है। इसका अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में जो इतना भी आगे शुरू करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग इसके आगे का शुरू करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू।